गांव में रोज की तरह एक मामूली दिन है। हवा में धुआं फैला है और सड़क के किनारे के दरख्त सूख चुके हैं। राधा सूखी लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रही होती है। मोड़ पर पहुंचते ही वो रुकती है और खांसने लगती है। हे भगवान, ये धुआं तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। रोज सुबह शाम इस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना एक सजा बन गई है। आंखें हमेशा जलती रहती हैं और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। राधा कुछ वक्त तक खांसती रहती है और अपने दुपट्टे से मुंह ढककर वहां से आगे बढ़ जाती है। राधा घर लौटकर किचन में आती है। वो लकड़ियों का गट्ठर खोलकर उन्हें मिट्टी के चूल्हे में रखती है और आग जला देती है। चूल्हे से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगता है। राधा लोहे की पाइप से आग में फूंक मारती है ताकि लकड़ियां अच्छी तरह जले। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी बिरजू मुंह और नाक पर कपड़ा रखकर किचन में दाखिल होता है। राधा, क्या आज फिर पूरा घर धुएं से भर दिया है? बाहर से थका हारा आता हूँ तो यहाँ सांस लेने को भी जगह नहीं मिलती। इस गर्मी और धुएं में कोई इंसान कैसे रह सकता है? तो मैं क्या करूं? अगर लकड़ी नहीं जलाऊंगी तो खाना कैसे पकेगा? इस चूल्हे की गर्मी से मेरा पूरा शरीर जलता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि इस धुएं की वजह से बीमारी हो रही है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बिरजू और राधा दोनों इस परेशानी को लेकर फिक्र में रहते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ वक्त बाद गांव की सड़क पर एक मोपेड स्कूटर आता है। उसे कोई और नहीं बल्कि मास्टर जी चला रहे होते हैं। चारों ओर फैला धुआं देखकर मास्टर जी फिक्र में आ जाते हैं और बरगद के दरख्त के पास आकर स्कूटर रोकते हैं, जहां उन्हें बिरजू नजर आता है। बिरजू भाई, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और पूरे कस्बे का ये हाल क्या है? चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। मास्टर जी, ये हमारे कस्बे की पुरानी कहानी है। हर घर में मिट्टी का चूल्हा जलता है। घर में औरतें बीमार हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं और पूरा माहौल खराब हो चुका है। हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है। मास्टर जी बिरजू के पास बैठते हैं और मोहब्बत से उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। कुछ और गांव वाले भी उनके पास आकर गौर से सुनने लगते हैं। मास्टर जी यकीन और अपनेपन भरी आवाज में सबसे बातें करते हैं। रास्ता तो है। साइंस ने आजकल बहुत उन्नति कर ली है। शहरों में अब लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाते। उनके पास गैस होता है। उससे ना धुआं होता है और ना ही बीमारी। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इस कस्बे में सिलेंडर लेकर ही आऊंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है मास्टर जी? तो फिर हमारे घरों से ये काला धुआं हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप हमारे लिए ऊपर वाले बन जाएंगे। तुम फिक्र मत करो बिरजू, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा। वो सभी उम्मीद भरी नजरों से मास्टर जी की ओर देखते हैं। इधर गज्जू भाई अपनी चारपाई पर आराम से सो रहे होते हैं और खर्राटे ले रहे होते हैं। पास ही एक पतली रस्सी से लोहे का हथौड़ा बंधा होता है। रस्सी के नीचे जलती हुई मोमबत्ती उसे धीरे धीरे पिघला रही होती है। कुछ वक्त बाद रस्सी टूट जाती है। हथौड़ा एक छोटे से लेवर पर गिरता है और दूसरी ओर लगी नुकीली पिन गज्जू भाई को चुभ जाती है। गज्जू भाई उछलकर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरते ही उनकी नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, ये दादाजी की मशीन भी ना हमेशा मुझको ही चोट पहुंचाती। तभी मास्टर जी वहाँ आते हैं। उन्हें देखते ही गज्जू भाई तुरंत उठ खड़े होते हैं। आइए आइए मास्टर जी, देखिए मैंने दादाजी का एक नया यंत्र ढूंढा है। गज्जू भाई, तुम्हारे दादाजी सच में एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन मुझे अब तुम्हारी और तुम्हारी ये अजीब यंत्रों की जरूरत नहीं है। मैं कस्बे में गैस लाने की तरकीब सोच रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे मास्टर जी, आप बस हुक्म कीजिए। जब जग्गो भाई आपके साथ है तो समझो सब काम हो गया। बताइए मुझे क्या करना है जी? मास्टर जी मोहब्बत से गज्जू भाई के कंधे पर हाथ रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद लाल रंग के सिलेंडरों से भरा एक बड़ा सा ट्रक गांव में आता है। गज्जू भाई और मास्टर जी सड़क के किनारे होकर उसे आते हुए देखते हैं। ट्रक रुकते ही गज्जू भाई एक सिलेंडर उठाने के लिए दौड़ते हैं। उनका संतुलन बिगड़ता है, मगर मास्टर जी उन्हें संभाल लेते हैं। देखो गज्जू भाई,
हमारी मेहनत रंग लाई। सरकार से बात करके मैं सारे सिलेंडर कस्बे के लिए ले आया हूँ। कल सुबह हम इन्हें पूरे कस्बे में बांट देंगे। वाह मास्टर जी, ये लाल रंग के गोल डब्बे तो बहुत ही खूबसूरत है। कल सुबह जब कस्बे वाले इन्हें देखेंगे तो झूम उठेंगे। हमें आज रात इसे संभाल कर रखना होगा। मैं खुद इनकी रखवाली करूँगा। मास्टर जी सहमति में सर हिलाते हैं। कुछ वक्त बाद कर्मचारी गज्जू भाई के बनाए टिन के शेड में सिलेंडर उतार देते हैं। काम पूरा होने वाला होता है। तभी मास्टर जी और गज्जू भाई स्कूटर से वहां पहुंचते हैं। मास्टर जी सिलेंडर गिनते हैं। तभी गज्जू भाई पास की चारपाई पर डंडा लेकर जम्हाई ले रहे होते हैं। गिनती पूरी करके मास्टर जी उनके पास आते हैं। सिलेंडर पूरे हैं गज्जू भाई। अब तुम ख्याल रखना, मैं घर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। कल सुबह हमें जल्दी उठकर काम आगाज करना है। आप बेफिक्र होकर सो जाइए मास्टर जी। इस गज्जू बाई के होते हुए एक भी सिलेंडर इस जगह से हिल भी नहीं सकता। कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। मास्टर जी गज्जू भाई को देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ वक्त बाद वहाँ से चले जाते हैं। देर रात गज्जू भाई खर्राटे लेते हुए सो रहे होते हैं और नींद में ही वो उठकर दूसरी ओर चले जाते हैं और सिलेंडर बगैर देख रेख के रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद तेज हवा चलने लगती है और दरख्त की डालियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और गांव की गलियों में पानी भरने लगता है। तेज बहाव टिन के शेड के नीचे पहुंचकर सिलेंडरों से टकराता है। देखते ही देखते सिलेंडर पानी में बहने लगते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और सूरज निकलने लगता है। मास्टर जी सिलेंडर बांटने की खुशी में शेड के पास पहुंचते हैं, मगर वहां आते ही चौंक जाते हैं। शेड के नीचे एक भी सिलेंडर नहीं होता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सारे सिलेंडर कहाँ चले गए? यहाँ तो एक भी सिलेंडर नहीं बचा है। सब कुछ खाली है। तभी बिरजू वहां पहुंचता है और उलझन में चारों ओर देखता है और फिर मास्टर जी के घबराए हुए चेहरे की ओर देखने लगता है। क्या हुआ मास्टर जी? सिलेंडर्स कहाँ हैं? हम सब तो सुबह से तैयार बैठे थे कि आज से हमारे घर का धुआं बंद हो जाएगा। क्या रात को ये सिलेंडर्स चुरा ले गया? लगता है कल रात की बाढ़ में सारे सिलेंडर्स बह गए। तुम यही रुको, मैं आया। मास्टर जी अपने स्कूटर पर वहां से चले जाते हैं। मास्टर जी नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी की हालत देखकर वो हैरान रह जाते हैं। नदी में मटमैला पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है। जैसे ही मास्टर जी नदी को गौर से देखने लगते हैं, तभी गज्जू भाई उनके पीछे एक अजीब सी मशीन लेकर आते हैं, जिससे टिक टिक की आवाज आ रही होती है। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात को इतनी तेज बारिश हुई कि मुझे पता ही नहीं चला। बाढ़ का पानी आया और सारे सिलेंडर को बहा कर ले गया। मैं बहुत ही बुरा रखवाला हूँ जी। खुद पर इल्जाम मत लगाओ गज्जू भाई, ये प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन देखो, ये निशान बता रहे हैं कि ये सिलेंडर पानी साथ बहकर इस तरफ गए हैं। हमें फौरन इसका पीछा करना चाहिए। फिक्र मत कीजिए मास्टर जी, मेरे पास दादाजी का चुंबक यंत्र है। ये लोहे को बहुत दूर से पहचान लेता है। ये मशीन हमें हमारे सिलेंडरों तक लेकर जाएगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है गज्जू भाई, हमें जल्दी करना होगा। कस्बे वाले हमारा मुंतजिर कर रहे हैं। दोनों सहमति में सर हिलाते हैं और घने जंगल की ओर निकल जाते हैं। गज्जू भाई और मास्टर जी नदी के बहाव के साथ साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। गज्जू भाई आगे चलते हुए उस अजीब मशीन को सामने रखते हैं। जब भी मशीन मेन नदी से दूर जाती हुई किसी राह की ओर होती है, तो वो तेज आवाज करने लगती है। मास्टर जी उनके पीछे सावधानी से चलते हुए चारों ओर देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि कीचड़ के निशान गहरी नदी में नहीं जा रहे, बल्कि एक छिपे हुए रास्ते की ओर जा रहे हैं। गज्जू भाई, ये अजीब मशीन सच में काम कर रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। बाढ़ का पानी तो सीधे नदी में जाता है, फिर ये सिलेंडर इस सूखे रास्ते की ओर कैसे आ गए? मास्टर जी, दादाजी की मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। ये जितनी तेज आवाज कर रही है, इसका मतलब है कि वो उतना ही नजदीक है। आगे कोई राज जरूर छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जी और गज्जू भाई सहमति में सर हिलाते हैं और नदी के सामने वाले घने जंगल की ओर अपना रास्ता बदल लेते हैं। गज्जू भाई और मास्टर जी चलते हुए जंगल के किनारे पहुंचते हैं। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फैल जाती हैं।
वहाँ एक बड़ा पुराना और सुनसान गोदाम खड़ा होता है जो जंगली बेलों और झाड़ियों से ढका होता है। उसके लकड़ी के दरवाजे बंद होते हैं मगर टूटे हुए नजर आते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, गज्जू भाई की मशीन तेज आवाज करने लगती है। वो जल्दी से मशीन नीचे रखकर उसकी आवाज दबाने के लिए उस पर बैठ जाते हैं। मास्टर जी लकड़ी के दरवाजे की बड़ी सी दरार से अंदर देखते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। गज्जू भाई, देखिए सामने पुराना गोदाम है। तुम्हारी मशीन बिल्कुल सही जगह ले आई है। सारे सिलेंडर इसी के अंदर है। सच में मास्टर जी, लेकिन बाढ़ का पानी सिलेंडर को इस बंद गोदाम में कैसे डाल सकता है जी? क्या पानी के पास भी हाथ पैर थे? मास्टर जी बड़े दरवाजे की ओर देखते हैं और बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। गोदाम के अंदर सभी सिलेंडर साफ सुथरी कतारों में रखे होते हैं। वो पूरी तरह सूखे और पानी से सुरक्षित होते हैं। लालची ठेकेदार सतीश वहाँ आता है और सिलेंडरों के पास बड़े घमंड और बुरी नियत के साथ खड़े होते हैं। उनके 2 गुंडे भी उनके पास खड़े होते हैं। इसे कहते हैं किस्मत। ये मास्टर जी शहर से पूरे कस्बे के लिए मुफ्त में सिलेंडर लाया था, लेकिन ऊपर वाला बाढ़ लेकर आया और सारे सिलेंडर मेरे नदी की तरफ बह गए और मैंने वक्त पर जाल बिछाकर सारे सिलेंडर उठा लिए। वाह मालिक, अब हम इन सिलेंडरों को शहर में ले जाकर महंगे दामों में बेचेंगे। उस मास्टर और गांव वालों को लगेगा कि उनके सिलेंडर तो नदी में बहकर गायब हो गए, वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। तीनों सिलेंडरों की ओर बड़ी मुस्कान के साथ देखते हैं। मास्टर जी और गज्जू भाई लकड़ी के दरवाजे के पीछे से उनकी पूरी बातचीत सुनते हैं। गज्जू भाई गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ते हैं मगर वो ढीले पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। उनकी मशीन जेब से निकलकर नीचे गिर पड़ती है और तेज आवाज करने लगती है। गज्जू भाई, ये आपने क्या किया? ये कैसी खौफनाक आवाज है? इसे जल्दी से बंद करो वरना वो लोग हमें देख लेंगे। गज्जू भाई जल्दी से मशीन उठाकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं मगर उसकी तेज आवाज बंद ही नहीं होती। अरे मास्टर जी, इसका बटन जाम हो गया जी। अब ये बंद ही नहीं हो रहा है। अभी अपन क्या करें? गोदाम के अंदर तीनों बाहर से आ रही मशीन की तेज आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। वो बेहद घबरा जाते हैं और सतीश पूरी तरह से डर जाता है। ये कैसी खौफनाक आवाज है? क्या इस पुराने गोदाम में कोई भूत आ गया है या कोई जंगली जानवर आ गया है? मालिक, ये किसी भूत की आवाज है। ये जंगल शापित है। जान बची तो लाखों भाई, भागो यहाँ से वरना वो भूत हमें जिंदा चबा जाएगा। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। सतीश और उसके दोनों गुंडे गोदाम से निकलकर घने जंगल की ओर भागते हैं और मास्टर जी और गज्जू भाई के पास से गुजरते हैं जो एक दरख्त के पीछे छिपे होते हैं। वो लोग चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते हैं। उनके जाते ही गज्जू भाई एक बड़ा पत्थर उठाकर मशीन पर दे मारते हैं और आखिर उसकी आवाज बंद हो जाती है। देखा मास्टर जी, दादाजी का बेकार आविष्कार भी कभी कभी बड़े काम आता है। भूत की आवाज सुनकर कैसे दुम लगाकर भाग गए ये दुष्ट लोग। सच में गज्जू भाई, आज तुम्हारी ये अजीब मशीन ने कमाल कर दिया। उन्होंने हमारे सिलेंडर्स चुराए थे और तुमने बिना लड़े उन्हें भगा दिया। चलो अंदर चलते हैं। दोनों उठकर गोदाम की ओर चल पड़ते हैं। मास्टर जी और गज्जू भाई गोदाम के अंदर जाते हैं। मास्टर जी सिलेंडरों के पास जाकर उन्हें गौर से देखते हैं। सभी सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ होता। सारे के सारे सिलेंडर्स महफूज हैं। गज्जू भाई, एक भी कम नहीं है। अब हमें इन्हें वापस कस्बे लेकर जाना होगा। कस्बे वाले हमारा मुंतजिर कर रहे होंगे। गज्जू भाई की नजर गोदाम के कोने में खड़ी एक बड़ी लकड़ी की ठेला गाड़ी पर पड़ती है जिसे सतीश चोरी के सिलेंडर ले जाने के लिए वहाँ रख कर गया होता है। देखिए मास्टर जी, ऊपर वाले ने हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम भी पहले से कर रखा है। हम इसे बड़े से ठेले पर सारे सिलेंडर्स लगाकर शान से अपने कस्बे में लौटेंगे। दोनों सिलेंडरों को ठेला गाड़ी पर रखने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सतीश अपने दोनों गुंडों के साथ वापस खड़ा होता है। वाह गज्जू भाई वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी इस मशीन को। हमें यूं ही डरा दिया। हो और नहीं तो क्या, इसके लिए तुम्हें तो तोहफा मिलना चाहिए।
सतीश भाई का तोहफा। देखो सतीश, तुम जो कर रहे हो वो जुर्म है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगा। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन? गज्जू भाई आगे बढ़कर मास्टर जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं सतीश अपने दोनों गुंडों को इशारे से गज्जू भाई से लड़ने के लिए कहते हैं। दोनों गुंडे गज्जू भाई की ओर दौड़ते हैं और गज्जू भाई भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, मगर मास्टर जी, मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी नींद लेने दो। जैसे ही दोनों गुंडे मास्टर जी की ओर बढ़ते हैं, तभी पीछे से सायरन की आवाज सुनाई देती है। एक पुलिस वैन वहां आ जाती है। मास्टर जी ने पुलिस को तभी बुला लिया होता है जब गज्जू भाई अपनी मशीन से जूझ रहे होते हैं। पुलिस सतीश और उसके दोनों गुंडों के हाथ में हथकड़ी पहना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसे काफी वक्त से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हर बार हमें चकमा देकर भाग जाता था। ये तो मेरा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब, शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका। इंस्पेक्टर गज्जू भाई को देखते हैं, जो सूजी हुई आंख के बावजूद मुस्कुरा रहे होते हैं। और गज्जू भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गज्जू भाई अंदाज से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लेते हैं। ये देखकर तीनों साथ में हंसने लगते हैं और फिर कुछ वक्त बाद पूरा गांव चौक में इकट्ठा होता है। बिरजू और राधा सामने बड़े मायूस और उदास खड़े होते हैं। तभी मास्टर जी और गज्जू भाई सभी सिलेंडरों से भरी बड़ी लकड़ी की ठेला गाड़ी खींचते हुए गांव के चौक पर आते हैं। देखो, मास्टर जी और गज्जू भाई वापस लौट आ गए और वो हमारे सिलेंडर्स भी साथ लेकर आए। ये तो चमत्कार हो गया। मास्टर जी और गज्जू भाई अपनी ठेला गाड़ी को लेकर गांव के बीचों बीच रुक जाते हैं। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हमारे घरों का काला धुआं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब किसी औरत को सांस की बीमारी नहीं होगी। ये सब आपकी एकता और गज्जू भाई की अनोखी मशीन की वजह से हुआ है। अब हर घर में साफ धुआं होगी और हमारा कस्बा सच में एक बेहतरीन कस्बा बनेगा। और हाँ, और अगली बार कोई मुसीबत आई तो याद रखना, गज्जू भाई और उसके दादाजी के यंत्र हमेशा तैयार हैं। गांव वाले खुशी से हंसते हैं। गज्जू भाई अपनी खास सदा में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही वक्त बाद सभी परिवारों में सिलेंडर बांट दिए जाते हैं और फिर अगले दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। राधा किचन में गैस सिलेंडर पर खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और अब उसे पसीना भी नहीं आता। गांव वाले बगैर खांसे इधर उधर चलते नजर आते हैं और सब देखने में स्वस्थ नजर आते हैं। दरख्त फिर से हरे भरे हो जाते हैं और काला धुआं पूरी तरह खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है।